ये आधुनिक इतिहास है जिसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं। यूरोपीय कंपनी 1600 से लेके 1947 से 1857 तक रही। 1857 के बाद डायरेक्ट क्राउन का हुकूमत चलने लगा अपने देश में। आधुनिक इतिहास के बारे में ये क्वेश्चन आंसर दिया गया है इस किताब में। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन कंपनी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। फोर्ट विलियम था। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलाबंदी की अनुमति मिली। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान 1698 में अंग्रेजी को सुल्तानी, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में इस गांव के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किले बंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स अय्यर उसका पहला प्रेसिडेंट बना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज थे? यह अंग्रेजी जहाज थे, रेड ड्रैगन्स। पहला जहाज रेड ड्रैगन है। कैप्टन हैकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आके रुका तथा हैकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति है जिसने समुद्र मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। हाँ, विकल्पों में हेक्टर नहीं है और रेड ड्रैगन है, तथापि रेड ड्रैगन उसी जहाजी बड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक व्यापारी कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। 1611 में मसूलीपट्टनम में हो गया और 1696 में बंगाल में किलाबंदी की गई, दुर्ग भी बनवाया गया। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी। कब किया? तो 1613 ईस्वी में किया। 1613 के बाद ही किया होगा क्योंकि 1613 में अनुमति मिली। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली रहते थे। गोवा के विजय अलबर्क 1510 में की गई और 1530 ईस्वी में पुर्तगाली का मुख्यालय बना दिया गया। पांडिचेरी, माहे और चंद्र नागर फ्रेंच बस्ती थी जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। क्या आगे देखें तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक निवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम अंग्रेजों का भी था लेकिन इसके पहले डच का था। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में था क्योंकि डच बहुत पहले आए थे। 1498 1500 में वो एस्टेब्लिशमेंट्स अपना कर चुके थे। भारत में डचों की अपनी कोठी थी। पुलिकट, सूरत, बेमलीपट्टन, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बलेश्वर। 1651 में मुगल द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई? वह है कासिम बाजार। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की फैक्ट्री की अनुमति दे दी गई।
अंग्रेजों ने निम्न स्थानों पर जिस क्रम में व्यापार केंद्र स्थापित किया वह सही क्रम है। सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता। सूरत मद्रास बम्बई कलकत्ता। अंग्रेज ने अपने व्यापारिक केंद्र निम्न के अनुसार वे सूरत में सबसे पहला, इसके पहले मसूलीपट्टनम में 1611 में किया था, मद्रास में 1639 में, कलकत्ता में 1698 में, लास्ट में। भारत में आलू की फसल किसने लाई या कहाँ शुरू हुई? पुर्तगालियों ने आलू लाया। सबसे पहले भारत में आलू 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने? कोचीन में किया था। पुर्तगालियों ने भारत के भूमि पर अपना दुर्ग का निर्माण कोचीन के 1503 ईस्वी में किया। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय रहा? गोवा था ना जी, गोवा था जो 1960 ईस्वी तक रहा शायद। ऑपरेशन विजय वगैरह करके इसको हटाया गया। फ्रांस में प्रथम में अल्फासो द अलबुर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया और 1530 ईस्वी में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय ने किसके राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया? किसके राजकुमारी से? ये पुर्तगालियों के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सरमार्ट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय संग कैथरीन। लिखिए, चार्ल्स विथ कैथरीन। इससे लिखेंगे चार्ल्स वेट्स कैथरीन। 1661 ईस्वी में मैरिज हुआ। पुर्तगाल के थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 ईस्वी में हुआ। ठीक 100 बरस पहले, बैटल ऑफ बक्सर से 100 बरस पहले हुआ। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल के दौरान इसके प्रसिद्ध मंत्री गोलबर्ट के प्रयास के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का नाम जाना जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बैरन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैरन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग थे और 1773 से 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पे रहे। 1600 निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? वो पुर्तगाली थे, क्योंकि ये 1498 ईस्वी में ही एंट्री कर चुके थे। पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे और 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर व्यापार का पूर्ण नियंत्रण था। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसका है? पुर्तगालियों का है जी ना। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली थे। वह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय शासक जोमोरिन ने उसका स्वागत किया। इसका स्थानीय व्यापारी उसका विरोध किए।
वो जो मोरिन था ये कैथरीन है, मिस्टेक मत कीजिएगा। चार्ल्स और कैथरीन याद रखें, 1661, चार्ल्स और कैथरीन। ठीक है। केप ऑफ हुड, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाल ही थे। जानते हैं क्यों? हमने 1960 बोला, लेकिन ये 1961 ईस्वी तक रहा। 1498 वास्को डी गामा भारत में आए। आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्रों में सबसे बाद गोवा में प्रधान राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन के बाद मार काट विद्रोह हुआ। इसके बाद ये पुर्तगाली अपना देश छोड़ के गए। भारत में पुर्तगाली के सत्ता के वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ये अल्बुर्क थे, जो 1510 ईस्वी में अपना चर्चा दिखाएं। यहाँ पे दिया गया है, भारत में पुर्तगाली के शक्तियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क 1509 ईस्वी से 1515 था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। अब ये तो मॉडर्न इंडिया का लगभग क्वेश्चन हुआ। अब क्षेत्रीय राज, तीसरे एंग्लो और मैसूर वार। एंग्लो मतलब अंग्रेज, और मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की? इस संधि में जमीन का लेन देन हुआ। इस संधि में जमीन का लेन देन हुआ। सिंगारपट्टनम की संधि हुई। सिंगारपट्टनम के बारे में यहाँ बताया गया है। चौथी में तो वो मारे गए। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में समाप्त होने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ सिंगारपट्टनम की संधि की। यह संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज तथा 3 करोड़ रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर देते तब तक 2 पुत्रों को कर्नाविल्स के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? गुरु गोविंद 1699 खालसा पंथ का स्थापना किया गया। ये बहुत मजबूत खालसा पंथ का ऑर्गेनाइजेशन है आज के डेट में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी और इनके प्रारंभ में पाहुली प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब की प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया है। खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पहला है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा प्रश्न की स्थापना किया था, जो इसके अनुसार है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई और इसके द्वारा प्रारंभ में पाहुली प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया है। अकाल तख्त का निर्माण किया था, किसने किया था जी? गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। ठीक है। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की और उन्होंने सिखों के एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृतसर में रक्षा हेतु लाहौरगढ़ किले का निर्माण कराया। यहाँ 1999 में बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना के 300 बरस पूरे हो गए, क्योंकि 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की थी और सिखों की सेना का संगठन आनंदपुर को अपना केंद्र बनाया गया। 1999 में खालसा के पद को 300 बरस पूरे हो गए। निम्नलिखित में से किस संगठन किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी?
गुरु अंगद देव ने लिखे थे। गुरु अंगद देव जिनकी प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। गुरु अंगद नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था स्थानीय बना दिया गया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरुमुखी लिपि सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का परिवर्तन किसने किया था? ये गोविंद सिंह ने किया था। कब? 1699 ईस्वी में किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन 1699 में बैसाखी के अवसर पर किया गया। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर लिया? सिंध को अंग्रेज ने 1843 ईस्वी में कर लिया। 1843 ईस्वी में कर लिया सिंध को अंग्रेज ने। सिंधी 1843 ईस्वी में अंग्रेज ने अधिकृत कर लिया सिंध को और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो था। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है जी? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तालवंडी। गुरु नानक का सबसे पहले गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में तालवंडी ननकाना साहिब है। 1469 में हुआ था। उनके पिता का नाम कालू मेहता था। माता का नाम तृप्ति देवी था। हाँ।